Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of September 2020। तो 5 सितंबर 2020 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTAM के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। मैंने आपको जो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है उसमें ये परसों बताया हुआ था, तो अगर आपने पढ़ी है वो नोट्स तो आप बता सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट्स अ मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टू डबल द फार्मर्स इनकम। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट सीक्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर इनटू अ क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम। Which of the following statements are correct? One only, two only, both या none? Question number 2 है, लियो पार्गिल पीक recently seen in news is located in। लियो पार्गिल पीक जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, कहाँ पे लोकेटेड? ऑप्शन सर, ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी अरुणाचल प्रदेश या डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू UNSC रेजोल्यूशन 1267 सैंक्शंस कमिटी। तो आपको स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग UNSC रेजोल्यूशन 1267 सैंक्शंस कमिटी, आपको बताना कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट ओवरसीज सैंक्शंस मेजर्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स एंटिटीज एंड ग्रुप्स इम्पोज्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा है, इट कंप्राइजेज ऑल 15 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड मेक इट्स डिसीजन बाय कंसेंसस। कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Now let's start with the news analysis part, friends. First news is राजनाथ सिंह meets Chinese counterpart V in Moscow। अब यहाँ पे मॉस्को में उनको मिले हैं। अब बेसिकली जो मीटिंग हो रही है वो SCO डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यानी कि जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अब इसी के साथ वहाँ पे बेसिकली मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ SCO हो रहा है। देन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO, और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी कि CIS मेंबर्स का कमेमोरेशन हो रहा है 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 नई चीज़ें हमको देखने को मिली। SCO तो मैंने कई बार आपको बताया है, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं 2 नई चीज़ें बताऊंगा। एक CSTO यानी कि जो सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा क्या नाम है इसका, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलो एक एक करके देखते हैं। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली इसका जो आइडिया आया था वो 1992 में आया था। द आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन केम इन 1992। इन 1992 6 पोस्ट सोवियत स्टेट्स बिलोंगिंग टू द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया, 6 पहले स्टेट्स थे, इसमें रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। 6 ये पोस्ट USSR वाले जो कंट्रीज़ थी, रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन्होंने साइन किया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। याद रखिएगा, पहले कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी आई थी जिसको हम ताशकंद पैक्ट या ताशकंद ट्रीटी भी कहा जाता है, ठीक है ना, ताशकंद ट्रीटी भी कहा जाता है। रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये 6 कंट्रीज़ थी, ठीक है। फिर इसमें 3 कंट्रीज़ और मिल गई। 3 कंट्रीज़ कब मिली इसमें? 1994 में। इसमें मिल गई अज़रबैजान, बेलारूस एंड जॉर्जिया। ओके, 3 ये भी कंट्रीज़ थे, अज़रबैजान, बेलारूस एंड जॉर्जिया, ठीक है ना, 1994 में। फिर इसके बाद 2002 में क्या हुआ, इसमें 6 इनमें से कंट्रीज़ थी जिनमें से 3 नहीं थी। अभी तो ये 9 मिल गई, पहले 6 थी, फिर 3 कौन कौन सी आई आपकी आई, अज़रबैजान, बेलारूस एंड जॉर्जिया। अब 3 कंट्रीज इसमें से जिसमें अज़रबैजान, जॉर्जिया और उज़्बेकिस्तान हट गई, ठीक है ना, इनको छोड़ करके बाकी ने एग्री किया कि अब हम सेंट्रल ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे। मतलब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ गई? अज़रबैजान, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान को छोड़ करके, मतलब कि रशिया आ गई, तो रशिया आ गया, आर्मेनिया आ गया, कजाकिस्तान आ गया, किर्गिस्तान आ गया, ताजिकिस्तान आ गया, उज़्बेकिस्तान तो हट गया क्योंकि वो दिख रहा है, और आपका बेलारूस आ गया, याद रखिएगा बेलारूस आ गया, ठीक है ना। तो ये जो कंट्रीज़ हैं
ठीक है। दीज आर द कंट्रीज विच आर द पार्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाउ। जो मिलिट्री अलायंस है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सिर्फ ये 6 कंट्रीज ही हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिट्री अलायंस है ये 2002 में बना। इसके पहले 1992 में जब बना था वो ताशकंद पैक्ट था, तब 6 कंट्रीज थी, रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 3 कंट्रीज 1994 में मिली, अजरबैजान, बेलारूस एंड जॉर्जिया। लेकिन लास्ट जब 2002 में अजरबैजान, जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान ने तो मना कर दिया कोई भी अलायंस बनाने से, लेकिन रशिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड बेलारूस, दीज कंट्रीज एग्रीड फॉर फॉर्मिंग अ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एज अ मिलिट्री अलायंस। तो ये आपको मैंने CSTO के बारे में बता दिया। दूसरा जो ग्रुप था जिसका नाम था CIS, तो CIS के बारे में भी बात कर लेते हैं। CIS बेसिकली इट्स अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 9, ओरिजिनली 10 मेंबर्स, पहले 10 थे, अब 9 मेंबर्स का ग्रुप है, +2 फाउंडिंग नॉन मेंबर, +2 फाउंडिंग नॉन मेंबर, मतलब टोटल 12 है, लेकिन 2 फाउंडिंग नॉन मेंबर्स हैं, मेंबर्स नहीं है वो। और ओरिजिनल अगर आप मेंबर्स की बात करें तो वो केवल 9 बचे हैं, ठीक है ना। तो अब याद रखिएगा, जैसे मेंबरशिप में अब 9 ही मेंबर्स है, लेकिन कहीं कहीं जगह आपको 12 नाम दिखाई देंगे। तो ओरिजिनल क्योंकि 10 मेंबर्स थे, +2 फाउंडिंग नॉन मेंबर्स भी थे, तो वो 12 थे, लेकिन अभी जो है वो 9 ही है मेंबर्स, वो मेंबर्स 9 ही हैं, ठीक है ना। तो ये CIS बना कब था? ये आपका बना था 1991 में। दिस CIS वॉज फाउंड इन 1991, 1991 बना था। और ये जो 9 मेंबर कंट्रीज है, केवल मेंबर कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, नॉन फाउंडिंग नॉन मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो केवल और केवल मेंबर कंट्रीज है वो है आपकी आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 3, 3, 6, 3, 9 कंट्रीज़ हैं जब अभी इसके में जो मेंबर बची हैं। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, ये 3 AAB, अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस। फिर KKM, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा। फिर RTU, रिटर्न टू यूनिट बोलते हैं ना, रिटर्न RTO जो रिटर्न टू यूनिट, जैसे ये आर्मी का टर्म है और फोर्सेस का टर्म है कि जब किसी व्यक्ति को मतलब ट्रेनिंग में जाता है और वो ट्रेन नहीं कर पाता तो उसको RTU कर देते हैं। RTU मतलब रिटर्न टू यूनिट, अब अपनी यूनिट में वापस जाओ। तो रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये इस तरीके से याद रखना। ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स 9 मेंबर्स है, 1991 में ये बना था, ठीक है ना। लेकिन जब बना था तो 10 मेंबर थे और 2 फाउंडिंग नॉन मेंबर्स भी थे, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं। सेंटर वांट्स रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन EIA ड्राफ्ट। अब सेंटर जो है उसने अभी रिसेंटली हाई कोर्ट को बोला है। अब क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि जो ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आएगा वो सारी की सारी 22 लैंग्वेजेस में आएगा, हर उस लैंग्वेज में आएगा जो कि आपका शेड्यूल 8 में लैंग्वेज है। अब सेंटर ने कहा कि ये गलत है एंड द कोर्ट हैज़ बीन मिसलेड बाय द पिटिशनर, जिसने कि पिटिशन डाला था। देयर इज नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर टू पब्लिश अ ड्राफ्ट इन ऑल द 22 लैंग्वेजेस। ये बिल्कुल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हर 22 लैंग्वेज में ड्राफ्ट को लाए, वो हिंदी और इंग्लिश बस में लाएंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इट इज़ ओनली दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इट इज़ ओनली दैट मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट और सेंटर टू पब्लिश द ड्राफ्ट, ओके। तो बेसिकली उनका कहना है। अब EIA ड्राफ्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। EIA ड्राफ्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपोज किए जा रहे हैं। पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, मतलब कई आपके प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, ओके। इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। बट क्या होता है, नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन अब क्या है, उस समय उनको क्लियरेंस नहीं मिली रही होगी, उनको फिर भी उन्होंने बना दिया। तो अभी जो नया ड्राफ्ट आया उसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आपने एक बार बना भी लिया है प्रोजेक्ट को और वो प्रोजेक्ट आपका नुकसान क्रिएट कर रहा है, नुकसान दे रहा है आपके मतलब इन सारी चीज़ों को, दूसरे जो चीज़ें उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो भी आप उसका फिर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले सकते हैं, मतलब कि आपको बाद में उसका अप्रूवल मिल जाएगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद दैट। ये आपकी प्रॉब्लम है। ये कहा जा रहा है कि बाद में भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा, मतलब पोस्ट फैक्टो अप्रूवल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको बात याद रखनी है। देन दूसरा जो पॉइंट है अभी ड्राफ्ट में वो ये था कि पहले डिस्कशन के लिए इसमें 30 दिन थे,
फिर वो डिस्कशन के जो 30 दिन थे उसको घटा करके 20 दिन कर गया, तो डिस्कशन के जो डेज थे वो भी घटा दिए गए थे, जो पब्लिक डोमेन में ये रहता है। तीसरा पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस मैंने बता दी। कंप्लायंस रिपोर्ट इशू, द 2006 नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड द प्रोजेक्ट प्रपोनेंट टू सबमिट अ रिपोर्ट एवरी 6 मंथ। 2006 का जो नोटिफिकेशन था, 2006 नोटिफिकेशन जो था, उसने ये कहा था कि हर 6 महीने में जो प्रोजेक्ट के प्रपोनेंट हैं उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। एवरी 6 मंथ दे हैव टू गिव द रिपोर्ट रिगार्डिंग दैट, तो हर 6 महीने में रिपोर्ट देने का बोला था, ठीक है ना। बट अभी जो ड्राफ्ट आया उसमें ये बोला है कि कोई 6 महीने में देने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर चाहो तो 12 महीने में, 12 मंथ में एक बार रिपोर्ट दे सकते हो केवल। मतलब पहले क्या था कि 6-6 महीने में रिपोर्ट देनी पड़ रही थी जो प्रोजेक्ट के प्रपोनेंट्स हैं, अब उनको कहते हैं कि आप 6 महीने में नहीं, आप सिर्फ 12 महीने में एक रिपोर्ट दे दो, वो भी चलेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ एक लास्ट में एक और इसमें है, बाईपासिंग द EIA प्रोसेस। इसमें यह है कि थ्रू दिस ड्राफ्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स द पावर टू कैटेगराइज प्रोजेक्ट एज स्ट्रेटेजिक। किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के रूप में डिक्लेयर कर सकता है गवर्नमेंट, ठीक है ना। एंड वंस अ प्रोजेक्ट इज डिक्लेयर्ड स्ट्रेटेजिक, एक बार वो स्ट्रेटेजिक हो गया, द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन स्टेट्स दैट नो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सच प्रोजेक्ट शैल बी प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स अगर आपने ले लिया किसी चीज़ का नाम, तो फिर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी। इसका मतलब है कि ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि उसने क्लियरेंस लिया भी है कि नहीं लिया है, ठीक है ना। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर विच आर अंडर स्क्रूटनी फॉर द न्यू EIA, यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट डोमेन। इसके लिए ये चीज़ें नई न्यूज़ में आई थी, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो उन्होंने ये कहा था अभी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो केवल इंग्लिश और हिंदी में पब्लिश होते हैं, एंड इतनी ही तक ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको हिंदी इंग्लिश में लाएं। अब आप हमको अचानक से बोल दोगे किसी एक मतलब कि पिटिशन के अंतर्गत देखते हुए उसको आप बोल दोगे कि आप पूरे 22 लैंग्वेजेस में लाओ, तो ये तो गलत है ना। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। पुणेज फर्म RT-PCR टेस्ट किट गेट्स नॉट फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल इन इंडिया। तो अब पुणे में एक कोविड-X1 याद रखिएगा, नाम क्या है इसका, लेट मी राइट दैट डाउन, कोविड-X1, ओके, कोविड-X1, इट इज़ कोविड-19 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किट। ये RT-PCR किट है जो कि डेवलप हुई है पुणे बेस्ड जीन पाथ डायग्नोस्टिक्स द्वारा। तो जीन पाथ डायग्नोस्टिक्स है, उसने ये डेवलप की है। आपकी RT-PCR किट है बेसिकली, जिसका नाम है कोविड-X1, ओके, दिस इज द नेम, and it has received the approval for manufacture and sale in India from the Central Drug Standard Control Organization। तो जो रेगुलेटर बॉडी है उसकी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये परमिशन दे दी है इनके लिए, ठीक है ना। अब इसकी ये तो इसने बनाया है, मतलब जीन पाथ लैब ने, ठीक है ना। अब इसको मैन्युफैक्चर कौन करेगा, तो बेंगलुरु बेस्ड अचीरा लैब्स, दे विल मैन्युफैक्चर द किट्स। बेंगलुरु बेस्ड अचीरा लैब्स, अचीरा लैब्स, जो भी बोलना है आपको बोलो, स्पेलिंग याद होनी चाहिए, मेरे हिसाब से स्पेलिंग याद रखो, बस बोलो कुछ भी। द किट वॉज वैलिडेटेड बाय द CSIR एंड CCMB, जो कि हैदराबाद बेस्ड है आपका। CSIR CCMB यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है वो CSIR का इंस्टीट्यूट है, वो हैदराबाद में है, ठीक है ना। प्लस ICMR का अप्रूवल भी उसको मिल गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये जीन पाथ इज द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री टू रन एन NABL ICMR अप्रूव्ड कोविड-19 टेस्टिंग लैब एंड रिसीव अप्रूवल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स ओन PCR किट्स। तो NABL यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज, ओके, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज, उसके द्वारा अप्रूव्ड प्लस ICMR द्वारा अप्रूव्ड, ये पहले ही वो बन गई है। जीन पाथ लैब पुणे की है, क्लिनिकल लेबोरेटरी है, जो कि खुद की RT-PCR किट्स डेवलप कर रही है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल में आते हैं। पार्लियामेंट स्टाइफल्ड बिजनेस एंड अ वर्ड ऑफ एडवाइस। अब यहाँ पे बेसिकली क्या न्यूज़ है, इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ठीक है ना। ओके, सॉरी फ्रेंड्स। सो इसमें बहुत सारी न्यूज़ आइटम्स डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहली बात, पार्लियामेंट विल मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग एज इट हैज़ ट्रंकेटेड द 0 hour एंड इट हैज़ कैंसल्ड द क्वेश्चन आवर, ठीक है ना। 3 चीज़ें हुई हैं इस बार, अभी जो सेशन होने वाला है मानसून का, उसमें 3 चीज़ें होंगी। पार्लियामेंट विल मेंटेन डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, दूसरा ट्रंकेटेड 0 hour
एंड तीसरा कैंसल्ड क्वेश्चन आर, ठीक है ना। अब ऑथर ने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं। सबसे पहली चीज़, द गवर्नमेंट हैज़ द मैंडेट टू टेक डिसीजंस एंड परफॉर्म्स वेरियस पब्लिक टास्क. It is accountable to the legislature which can question it and therefore as an extreme steps even replace it. तो सबसे पहली बात देखो ऑथर ने यहाँ पे क्या बोला है कि पार्लियामेंट का अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहता है. लेजिस्लेचर का रोल अलग होता है, एग्जीक्यूटिव का रोल अलग होता है एंड जुडिशरी का रोल अलग होता है, ठीक है ना. दीज आर द डिफरेंट रोल. अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन आर गया, क्वेश्चन आर जो इस बार कैंसिल हो गया, तो वो अपने आप में गलत डिसीजन था. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट से तो क्वेश्चन करना जरूरी है ना. गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना जरूरी है. अगर गवर्नमेंट से आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे देन हाउ विल यू इंश्योर दैट अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी इज मेंटेन, ठीक है ना. दूसरा, जितने भी वो हैं सारे ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट होने चाहिए, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर टास्क वेरी गुड. दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. कैसे? सबसे पहली बात अगर हम देखें, यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल लिया है, आवर पार्लियामेंट हैज़ अलाउड इट्स रोल टू बी डाइल्यूटेड. हमारे पार्लियामेंट ने अपने रोल को खुद को डाइल्यूट किया है. कैसे डाइल्यूट किया है? लेट मी टेल यू दैट एग्जाम्पल. यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एग्जाम्पल दिया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ये बोला गया कि एक ऐप आएगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी, यानी कि जैसे आरोग्य सेतु इंडिया में है ना, वैसे ही वहाँ पे यूके में भी ये चीज़ आई कि आप एक ऐप बनाओ जिससे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर पाओ. तो यूनाइटेड किंगडम ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी ऑन ह्यूमन राइट्स, उसने पूरे प्रपोजल को एग्जामाइन किया. फिर उसने इसके बाद अपने रिपोर्ट दी. फिर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के बारे में उन्होंने एक और रिपोर्ट निकाली एंड उसमें उन्होंने बोला कि ऐप तो बनेगा लेकिन स्पेसिफिक उस पर प्राइमरी लेजिस्लेशन के साथ उसको इनेबल किया जाएगा. दूसरा, उन्होंने बोला कि वही डेटा कलेक्ट किया जाएगा जो कि दैट इज़ solely for the purpose of preventing the spread of COVID-19. फिर उन्होंने बोला प्रोहिबिटिंग द शेयरिंग ऑफ डेटा विद द थर्ड पार्टीज, ठीक है ना. ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली. मतलब इतना ज़्यादा उसमें दिमाग लगाया गया. उन्होंने ये बोला कि एक मिनिस्टर को रिपोर्ट करना पड़ेगा हर 21 दिन में कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किस तरीके से चल रही है, सिक्योरिटी, ये सब. इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में जब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की बात आई तो डायरेक्टली आरोग्य सेतु को एग्जीक्यूटिव डिसीजन के बाद रोल आउट कर दिया गया. ना कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, ना कोई डेलिब्रेशन किया गया, ना कोई उसमें ये देखा गया कि क्या इसमें है, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स है, क्या प्राइवेसी कंसर्न्स है, क्या सेफ्टी कंसर्न्स है. तो पार्लियामेंट बेसिकली ओवरनाइट उसने डिसीजन ले लिया. पार्लियामेंट ने तो लिया, मेरे एग्जीक्यूटिव के थ्रू ही हो गया पूरी चीज़. तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट उसमें लगा ही नहीं. तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ऑथर के अकॉर्डिंग पिछले 6 महीने में एब्सेंट रहा है. पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हैज़ बीन लार्जली एब्सेंट थ्रू आउट द लास्ट 6 मंथ. तो ये ऑथर ने कहा है. फिर ऑथर ने कहा कि अभी जो इस बार पार्लियामेंट मीट करेगी 175 डेज के बाद मीट करेगी, विच इज़ द लॉन्गेस्ट गैप टिल नाउ. क्योंकि देखो ऑलरेडी 180 दिन से ज़्यादा गैप तो हो ही नहीं सकता. कहा जाता है कि 2 सेशन पार्लियामेंट के जो हैं वो 6 महीने से ज़्यादा के गैप में नहीं हो सकते हैं. ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. और इस बार सेशन हो रहा है 175 दिनों के बाद. सो पार्लियामेंट्री कमेटी डिड नॉट. दूसरी चीज़ की पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पिछले 4 महीने में मिली नहीं, ठीक है ना. ये सब चीज़ें. तो पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं हुई, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की मीटिंग नहीं हुई. वहीं दूसरी कंट्रीज़ में अगर हम देखें, दूसरी कंट्रीज़ के एग्जांपल हैं तो कितने सारे ना जाने कितनी कमेटीज़ मिल गई. टेक्नोलॉजी का यूज़ किया उन्होंने और ऑनलाइन इन सब चीज़ों के माध्यम से किया. बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में लगभग 900 सेंट्रल और नियरली 6000 स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ गए इस पीरियड में. नियरली 900 सेंट्रल एंड 6000 स्टेट गवर्नमेंट लेवल नोटिफिकेशंस देके, ठीक है ना. So the absence of functioning parliament or committees implies that there has been no check or guidance on government action. मतलब ये जब ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के एक्शन के ऊपर कोई चेक है ही नहीं. देयर इज़ नो चेक ऑन द गवर्नमेंट एक्शन. तो वही चीज़ हुई. द लैक ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हैज़ बिन कंपाउंडेड बाय जुडिशरी इंटरवेंशन. दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट तो खत्म ही रहा, दूसरी चीज़ में जुडिशरी इंटरवेंशन होता रहा. मतलब जुडिशरी इंटरवीन करती रही. कैसे इंटरवीन करती रही? जैसे टेलीकॉम कंपनीज़ का जो मैटर था AGR वाला, उसमें कैबिनेट का ये कहना था कि आप 20 साल दो इनको, 20 ईयर्स का टाइम पीरियड दो कि ये अपना AGR ड्यूज. पर कोर्ट ने क्या बोला? नहीं, 10 साल का टाइम दो. तो भैया जो चीज़ पॉलिसी मैटर्स का है उसमें तो कम से कम आप इंटरवीन ना करो, उसमें अपना दिमाग क्यों लगाना है आपको. दूसरी चीज़ जैसे कि
अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप ले रही है एंड यू इंटरवीन इन दैट, तो होता क्या है कि फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है गवर्नमेंट के पास वो ख़त्म हो जाती है, एंड देन दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिजिडिटी के साथ वो फॉलो करना पड़ता है जो ऑर्डर रहता है कोर्ट का, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना कि रिजिडिटी चाहिए, सो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने उठाई है। एंड क्वेश्चन आर का एब्सेंस जो है एंड जीरो आर जो रिस्ट्रिक्टेड है वो वैसे भी पार्लियामेंट की जो एबिलिटी उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, लेकिन ऐसे में भी आपको जो कोशिश ये करनी कि पार्लियामेंट अपनी जो बेसिकली जो ड्यूटी है उसकी टुवर्ड्स द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ों को निभाने में सफल रहे। दूसरा जो आर्टिकल था वो ये था, जनरल बिपिन रावत का जो सजेशन था कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द पैसिफिक रीजन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस FONOPS यानी कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, ये उन्होंने बोला था क्वाड ग्रुप के लिए, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, जापान के लिए, और एक मिलिट्री प्रपोजल के रूप में, मिलिट्री पेट्रोलिंग के रूप में इसको अप्रूवल देने के लिए उन्होंने कहा है। तो ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है बेसिकली कि इंडिया ने हमेशा से ही किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन करने से मना किया था और उसको वो चीज़ से स्टिक करना भी चाहिए। दूसरी चीज़ कि इंडिया इन चारों कंट्रीज़ में से एकमात्र कंट्री है जो कि चाइना के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, मतलब कि और कोई नहीं करता। अब अगर क्वाड ग्रुप का अगर देखा जाए तो क्वाड ग्रुप बेसिकली आपका क्वाड ग्रुप आपका क्या करता है, बेसिकली वो एक तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए ही है। अब अगर चाइना को काउंटर करने के लिए ही है और केवल इन चारों कंट्रीज़ में से केवल एक इंडिया है जो कि चाइना के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई भी मिलिट्री अलायंस ज्वाइन करते हो तो दैट विल नॉट बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर ओन वेलफेयर, आपके वेलफेयर के लिए वो फ्रूटफुल नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज। इसलिए कोई भी मिलिट्री अलायंस ज्वाइन करने से पहले कि मिलिटराइजेशन से क्या इंडो पैसिफिक ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा या उसमें कोई भी थ्रेट नहीं फेस करेगा, तो ये पहले देख लो, उसके बाद ही आप ज्वाइन करो। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। यू कैन मूव विद मी। यहाँ कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी। रेलवेज में डीक्रिमिनलाइज द बेगिंग। अब एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज टू डीक्रिमिनलाइज और रेशनलाइज द पेनल्टीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ रेलवे एक्ट 1989। तो रेलवे एक्ट 1989 है, ये याद रखना सबसे पहले। आती है अच्छी फैक्ट मिल जाती है कि रेलवे एक्ट जो है वो 1989 का है एंड मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ने प्रपोज किया है टू डीक्रिमिनलाइज बेगिंग ऑन ट्रेन और रेलवे प्रीमाइसेस। तो उन्होंने डीक्रिमिनलाइज करने का बोला है। क्यों बोला है? अब देखो कितना ज़्यादा हार्श सेक्शन है कि एक्ट का सेक्शन 144 बोलता है इफ़ एनी पर्सन बेग्स इन एनी रेलवे कैरियज और एट एनी रेलवे स्टेशन ही शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 विच प्रिस्क्राइब्स इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म दैट में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल तक की सज़ा है, और फाइन अप टू 2000 रुपीज़। तो ये बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे रेलवे ने प्रपोज किया है बेसिकली क्या कि नो पर्सन शैल बी परमिटेड टू बेग इन एनी रेलवे कैरियज और अपॉन एनी पार्ट ऑफ द रेलवेज। तो इसकी पनिशमेंट नहीं हटा दी गई है और डीक्रिमिनलाइज कर देगा, मतलब उनको अलाउ नहीं किया जाएगा लेकिन डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। सेक्शन 167 जो एक्ट का वो बोलता है नो पर्सन इन एनी कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन शैल इफ ऑब्जेक्टेड टू और बाय एनी अदर पैसेंजर स्मोक देयर इन। तो 167 बोलता है कोई व्यक्ति स्मोक नहीं करेगा अगर उसका अपोज करते हैं लोग, तो ठीक है ना। नाउ द रेलवे एडमिशन में प्रोहिबिट स्मोकिंग इन एनी ट्रेन। Whosoever contravenes these provisions shall be punishable with fine that may extend to ₹100, the act says। ठीक है, एक्ट का ये कहना है कि ₹100 का पनिशमेंट हो सकता है। द रेलवे नाउ प्रपोजेस टू अमेंड दिस सेक्शन सेइंग provided that if the person liable to pay the fine under this section is willing to pay such fine immediately, the officer authorized may compound the offence by charging the maximum fine payable under the section concerned, and the sum so recovered shall be paid to the railway administration, provided further that offend against whom the offence is compounded shall be discharged and no further proceeding shall take place। अब बेसिकली क्या हो गया, एक और चीज़ बोल दी गई कि अगर व्यक्ति दे रहा है अपना फाइन तब तो ठीक है, अदरवाइज जो ऑफिसर है वो चाहे तो मैक्सिमम पेएबल फाइन वो चार्ज कर सकते हैं और उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऊपर कोई वो नहीं होगी लेकिन वो देना पड़ेगा। अगली जो न्यूज़ है वो है मैसिव एफर्ट्स ऑन टू डाउज ऑयल टैंकर ब्लेज ऑफ श्रीलंकन कोस्ट। तो श्रीलंकन कोस्ट में एक बेसिकली फायर हो गया था, है ना, एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है वो वहाँ पे मदद भी कर रहा है, जो क्रूड ऑयल टैंकर है जिसमें फायर हो गया था श्रीलंकन के साउथ ईस्टर्न कोस्ट में है। इसका नाम है MT न्यू डायमंड, याद रखिएगा MT न्यू डायमंड। अगर आपसे पूछते हैं कि MT न्यू डायमंड कहाँ था रीजन, तो श्रीलंका के साउथ ईस्टर्न कोस्ट में था, जहाँ पे बेसिकली उसमें ब्लास्ट हुआ और उसमें फायर होने लगा, ठीक है ना।
काजीरंगा सेट टू बी एक्सपेंडेड बाय 3053 हेक्टेयर्स। तो असम गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एडिशनल 3053 हेक्टेयर्स, ठीक है ना, टू द काजीरंगा नेशनल पार्क, जो काजीरंगा नेशनल पार्क असम का है उसमें ये किया है, ठीक है ना। अब जो एडिशनल एरिया है दो डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है जिसका नाम है नागांव और सोनितपुर, नागांव और सोनितपुर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व बेसिकली इसके लिए इसमें एरिया बढ़ाया जाएगा, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये भी आप याद रखिएगा। और काजीरंगा में अगर आप देखो तो ये इट इज़ अक्रॉस द यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 3 additions are habitat corridors and would help provide connectivity to Orang and Nameri नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क के नाम और है असम के, ओरांग और नामेरी, तो ये भी आप याद रखिएगा। एंड यहाँ पे राइनो, टाइगर, डियर ये सारे स्पीशीज़ पाए जाते हैं। नामेरी, ओरांग और काजीरंगा 3 हमने नेशनल पार्क की बात कर ली जो कि यहाँ पर हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनको। वेंकैया नायडू फॉर 2 ईयर फिक्स्ड टेन्योर फॉर हाउस कमिटीज़। अब इन्होंने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट बेसिकली जो है वो ये ट्राई कर रहा है कि जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, ओके, जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं उनके टेन्योर को 2 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए, ठीक है ना, 2 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए। द 2 ईयर टेन्योर शुड बी गिवन टू द स्टैंडिंग कमिटीज़ देयर, है ना। दो इट इज़ ओवर चेंजिंग द रूल्स कंसर्निंग द स्टैंडिंग कमिटीज टेन्योर टू मेक इट 2 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट 1 ईयर। अभी जो है वो 1 साल का रहता है, इसको बढ़ा करके 2 साल करने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ओपी बिरला जी से सहमति नहीं मिली तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अब उसकी बात चल रही है कि लोकसभा में पहले जो स्पीकर है उनसे बात कर ली जाए, उसके बाद ये फिक्स हो सकता है। ग्रीस रिजेक्ट्स नाटो मीडिएशन। तो अब आप सबको पता है कि टर्की और ग्रीस के बीच में इशू चल रहा है ना, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहे हैं। तो अभी टेंशन्स को सॉल्व करने के लिए नेटो आ रहा था, तो नेटो के लिए उन्होंने मना कर दिया। नेटो याद रखेगा एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है और ये वॉशिंगटन ट्रीटी से स्टैब्लिश हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को स्टैब्लिश हुआ था। 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1949 को हेडक्वार्टर्स का ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1949 बना था, वॉशिंगटन ट्रीटी से बना था, ठीक है ना। और सिग्निफिकेंस क्या है, इट्स ए कलेक्टिव डिफेंस, मतलब कि अगर एक मेंबर के ऊपर नेटो में आप अटैक करोगे तो दूसरा अटैक करेगा, लेकिन नेटो का एक मेंबर दूसरे पे अटैक करेगा तो फिर पता नहीं क्या करेगा, है ना। तो ये तो वही वाला हो गया कि ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तो पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस है बेसिकली। और इसी के साथ मैं आपको इस न्यूज़ आइटम में थोड़ा सा एक मैप भी दिखा देता हूँ ताकि आपको एक दिमाग में छवि बनी रहे नेटो के कंट्रीज़ की, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग पे रहता है। तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो ये आपको नॉर्वे दिख रहा है सबसे ऊपर यहाँ पे, और ये यूके दिख रहा होगा, फिर आपको ये डेनमार्क और नीदरलैंड दिख रहा है। यहाँ ये बाल्टिक स्टेट्स जो हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया दिख रहा होगा, ये पोलैंड दिख रहा है, फिर ये चेक रिपब्लिक दिख रहा है, स्लोवाकिया दिख रहा है, हंगरी दिख रहा है, रोमानिया दिख रहा है, बुल्गारिया दिख रहा है, टर्की दिख रहा है, ग्रीस, ये देखो टर्की और ग्रीस ये दोनों, फिर यहाँ पे अल्बेनिया दिख रहा है, और यहाँ पे इटली दिख रहा है, फ्रांस दिख रहा है, और यहाँ पे स्पेन दिख रहा है, पोर्चुगल दिख रहा है, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये आपके नेटो की मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। कोई अगर छूट रहा हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। दीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ नेटो। RBI alters the priority sector norms to help startups। RBI ने क्या किया है, priority sector norms को चेंज किया ताकि स्टार्टअप्स की मदद की जा सके। कैसे मदद की जाएगी, तो बैंक फाइनेंस ऑफ अप टू ₹50 करोड़ टू स्टार्टअप्स, जो बैंक फाइनेंस 50 करोड़ तक का होगा स्टार्टअप्स के लिए, एंड लोन टू फार्मर्स बोथ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्लांट्स और फॉर द सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स। तो या तो सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप के लिए या सोलर पावर प्लांट के लिए इंस्टॉलेशन के लिए जो भी लोन दिया जाएगा उनको अब, एंड फॉर सेटिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, इन तीनों चीज़ों के लिए जो भी दिया जाएगा उसको अब फाइनेंशियल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। अब जब इसको इंक्लूड कर दिया गया तो इससे काफ़ी लोन इन लोगों को मिलने की संभावना है। सो ये तो हो गए आंसर्स। आपको मैं क्वेश्चंस को बताता हूँ जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे। पहला क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे GTM के रिगार्डिंग, तो ये गलत है, दोनों गलत हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में ये मार्केट क्रिएट करने के लिए है, ठीक है ना। तो ये दोनों गलत है। लियो पार्गिल जो है पीक, वो नन ऑफ द अबव है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति रीजन में आता है। UNSC रेजोल्यूशन 1267 सैंक्शंस कमेटी के रिगार्डिंग दोनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।